हेलो, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में वादा किया था, जब मैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा रहा था, तो उसमें कहा था कि मैं 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में भी लाऊंगा एक लेक्चर। तो आज लेक्चर उसी के बारे में है। तो डिस्कस करेंगे इसके क्या क्या फीचर्स हैं इस एक्ट के, कब लाया गया था, और किस तरह से इस कोविड 19 पैंडमिक में इस डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स को किया गया है, और ये जो पावर्स हैं कौन से एरियाज में अप्लीकेबल नहीं है, वो भी सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो रिमाइनिंग पार्ट, अगर आपने 73rd देखा होगा लेक्चर, तो जैसे हमने डिस्कस किया रिजर्वेशन के बारे में, स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, सारा कुछ सिमिलर रहता है इस एक्ट में भी। क्योंकि अगर एक एक्ट आपने परफेक्टली पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरा एक्ट भी आ जाएगा। बट हाउएवर आज हम चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। क्योंकि ये जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है, इट कम्प्लीटली रिलेटेड टू अर्बन एरियाज। जिसमें आपको मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी मिलेगी, और अर्बन लोकल बॉडीज़ भी आएंगे इसमें। उसके ऊपर मैं आपको सेपरेट लेक्चर लेकर आऊँगा। तो चलिए आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों। अगर आपके कोई भी मैथ्स डाउट्स हैं, रियल टाइम में आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट को जाइए www.proxygan.com। वहाँ पे अपने हिसाब से अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो हमारे जो मैथ्स एजुकेटर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जो आपको फेस टू फेस सारे डाउट्स पर्सनली क्लियर करेंगे, वन ऑन वन सेशन रहेगा ये। तो जल्दी से जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए, और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का लेक्चर मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बताया था 73rd के टाइम पे, कि ये एक्ट पास किया गया था 1992 में, और लाया गया था इसका इफेक्ट 1993 में। सो पार्ट 9A, सो पार्ट 9 इट डील्स विद द 73rd, एंड पार्ट 9A डील्स विद द 74th अमेंडमेंट एक्ट। तो आर्टिकल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से आर्टिकल से कवर करते हैं। आर्टिकल 243P टू आर्टिकल 243ZZ अंडर 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सो 12th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रॉम आर्टिकल 243P आर्टिकल 243ZZ, ये सारा कुछ आपको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताता है। बेसिकली डील करता है म्यूनसिपैलिटीज़ को लेकर, जो भी अर्बन एरियाज है वहाँ के प्रॉपर डेवलपमेंट कैसे किया जाए, राइट, और किस तरह से प्लानिंग कमेटी बनाया जाए, सारा कुछ इसमें डिस्कस करता है। सो इट इज़ ऑल्सो बेसिकली इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। और इस एक्ट को नागर पालिका एक्ट भी कहा जाता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको एसएससी में या बैंकिंग में ये छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे आ जाता है, बट एनी हाउ जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उस लोग को क्या है, वो पकड़ा लेते नहीं है कोई भी। ये लोग कैसे समझते हैं कि भाई इतने छोटे इजी क्वेश्चंस कैसे पूछता है एग्जाम में। थोड़े हम बहुत टफ क्वेश्चंस लगा लेंगे, और अपने आप को जो है ये फील करने लगते हैं कि मैंने आज कई सारे टफ क्वेश्चंस कर लिए, तो आई एम कम्प्लीटली परफेक्टिंग जनरल नॉलेज, जीके सेक्शन, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मोर देन 55% ऑफ द क्वेश्चंस हम बेसिक से ही पूछे जाते हैं आपको, राइट। सिर्फ 20 to 30% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो नए रहते हैं। एनी हाउ वो भी अगर आपको आइडिया हो जाएगा तो वो भी आप इजीली कर पाएंगे। बट मोर देन 55% ऑफ क्वेश्चंस इट विल आस्क फ्रॉम द बेसिक्स ओनली। जो आपको लगता है कि ये पूछेगा नहीं, उसी से ही पूछता है वो। तो दिस अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज नगर पालिका एक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए वन बाय वन इस एक्ट के बारे में पढ़ते हैं हम, इसके फीचर्स के बारे में। तो पहले डेफिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया इसे कहते हैं जिसका पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो। सो आर्टिकल 243P में क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर आपको कोई एरिया मेट्रोपॉलिटन जो है डिक्लेयर करना है, लाइक बेंगलोर हो गया, कलकत्ता, दिस आर ऑल मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, राइट। तो इसमें क्या है, उनका पॉपुलेशन जो है 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, तो तब आप इस एरिया को मेट्रो एरिया में डिक्लेयर कर सकते हैं। और कई सारे म्यूनसिपालिटीज़ भी इसमें डिफाइन की गई है, जैसे नगर पंचायत हो गया, राइट, और म्यूनसिपल काउंसिल हो गया, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, दिस आर ऑल कम्स अंडर द म्यूनसिपालिटी। सो आर्टिकल 243Q प्रोवाइड्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3 काइंड्स ऑफ म्यूनसिपालिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। से कौन से आर्टिकल के तहत आपको म्यूनसिपालिटीज डिक्लेयर किया जाता है, आर्टिकल 243Q याद रख लीजिए, अच्छा। और आर्टिकल 243P के अंडर आप मेट्रोपॉलिटन एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं 3 म्यूनसिपालिटीज़ को। पहली बात तो नगर पंचायत है। सो नगर पंचायत इज नथिंग बट दे आर ट्रांसिशनल एरियाज, यानी अर्बन और लोकल एरिया के बीच में जो रहते हैं ना, उन एरियाज को क्या कहते हैं, नगर पंचायत कहते हैं। उनका पॉपुलेशन ना ही मोर देन 10 लाख रहता है, नॉट लेस देन 10 लाख रहता है, एक मॉडरेट लेवल में रहता है।
तो गवर्नर क्या करते हैं, टाइम टू टाइम विद द पब्लिक नोटिस ही विल डिफाइन कि पर्टिकुलर एरिया डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन और डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन और रेवेन्यू के बेसिस पे, राइट, और परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे डिक्लेयर किया जाता है कि पर्टिकुलर एरिया एक नगर पंचायत हो, टाइम टू टाइम डिक्लेयर करते हैं गवर्नर के द्वारा, राइट, क्लियर, नगर पंचायत। सो आपको कोई एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे, सो जस्ट यू कैन मेंशन दैट इट इज इन ट्रांजिशनल एरियाज फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरियाज, एंड टाइम टू टाइम गवर्नर पब्लिक नोटिस के द्वारा एरियाज को डिक्लेयर करते आते हैं। और म्युनिसिपल काउंसिल की बात करें, दे आर स्मॉलर देन द अर्बन एरियाज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर लार्जर देन अर्बन एरियाज, दे आर बेसिक डेफिनेशंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके एप्लीकेबिलिटी के बारे में मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। देखिए एप्लीकेबिलिटी के अगर आप देखें तो आर्टिकल 243 ZC क्या बोलता है कि पार्ट 9A यानी दिस इज 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरियाज। अच्छे से याद रख लीजिए आप, शेड्यूल एरियाज कौन से, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, राइट, मिजोरम हो गया। सो दिस आर द स्टेट्स वेयर वी फाउंड द शेड्यूल एरियाज, सो दिस एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ओवर देयर, राइट। और बेसिकली एक पॉइंट भी क्लियर मेंशन किया गया है कि ये पार्ट जो है आपको दार्जिलिंग घोका जो गोरखा बोलते हैं ना, गोरखा लोग, उनके हिल काउंसिल पे भी एप्लीकेबल नहीं है। अगर पार्लियामेंट कुछ करना चाहती है देन इट हैज टू ब्रिंग द एनी मॉडिफिकेशन, आफ्टर दैट दे कैन अप्लाई टू दिस एरिया। क्लियर आपको पॉइंट, द पार्लियामेंट हैज टू मेक एनी मॉडिफिकेशन सो दैट इट कैन अप्लाई टू दिस एरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कॉम्पोजिशन के बारे में जान लेते हैं कि कौन से लोग होते हैं और क्या क्या रिजर्वेशन होता है इसमें, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए जितने भी मेंबर्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी हैं, जैसे कि नगर पंचायत के हो गए, राइट, हमने पढ़ा अभी, म्युनिसिपल काउंसिल हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, तो ये सारा कुछ आपको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, राइट। जैसे आपने देखा होगा वार्ड्स के इलेक्शन चलते हैं हर एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, राइट। हमारे बैंगलोर में ही रिसेंटली कई सारे वार्ड्स के इलेक्शन चले हैं। तो क्या करते हैं लोग, म्युनिसिपल एरिया को एक स्मॉल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड कर देते हैं। जिस तरह लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं जो कि हर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूंसीज को बना दिया जाता है, उसी तरह पर्टिकुलर एरिया में, यानी सिटी ले लीजिए, अब बैंगलोर का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे कई सारे एरियाज है, लाइक शिवाजी नगर हो गया, या मैं यहाँ के एरिया की बात बता रहा हूँ आपको, राइट। सो कब्बन पार्क हो गया, ऐसे कई सारे एरियाज है इधर। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ के पर्टिकुलर स्मॉल कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाया जाता है, उसको वार्ड्स के नाम से कहते हैं लोग। तो वहाँ पे लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं लोगों को, और बेसिकली जो इसमें इलेक्शंस में खड़ना चाहिए उनको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में। और जो पर्सन्स नॉमिनेट होते हैं उन लोगों, कुछ लोग नॉमिनेट भी किए जाते हैं बट डज नॉट हैव एनी राइट टू वोट इन दिस, राइट। जैसे लोकसभा में भी एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता है प्रॉपर, और जो है दूसरे लोगों को इलेक्ट किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे भी नॉमिनेट करते हैं लोगों को, और उसके बाद डायरेक्ट इलेक्शंस भी होता है इसमें। और इसमें इलेक्शंस वार्ड्स में होता है, याद रख लीजिए आप, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, उसमें छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड करके वार्ड्स में इलेक्शंस कैरी आउट किया जाता है, जैसे मैंने आपको मैप में भी बता दिया। सो दिस आर द कंप्लीट एरिया ऑफ सिटी, वहाँ पे जो है छोटे छोटे वार्ड्स, नंबर ऑफ वार्ड्स में डिवाइड करके वहाँ पे इलेक्शन शुरू किया जाता है। तो अगर बात करें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे भी SC ST को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, जैसे हमने 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ा था। तो वहाँ पे SC ST को कौन से बेसिस पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, याद रख लीजिए। सो पॉपुलेशन के बेसिस पे उनको सीट्स रिजर्व की गई। तो इसी तरह यहाँ पे भी SC ST को भी रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया, और जो वुमेन्स है उनको भी रिजर्वेशन है दोस्तों, अबाउट 1/3 ऑफ द सीट्स दिल भी सेम रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 73rd और 74th दे आर कम्प्लीटली सिमिलर, बट थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं, वार्ड्स हो गया, राइट, और म्यूनसिपालिटीज़ हो गए, और मेट्रोपॉलिटन एरिया हो गया। आगे हम चलकर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस आर द फ्यू बेसिक्स ऑफ द रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियल पावर्स के बारे में हम जान लेते हैं। सो फाइनेंशियल पावर्स अगर आप देखें, सो आर्टिकल 243X जो है, ये कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेट को पावर दे देता है कि फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि आप टाइम टू टाइम एक लॉ लेकर आइए ताकि फाइनेंशियल पावर्स दिए जाए सारे म्यूनसिपालिटीज़ को, उन लोगों को पावर दे टैक्सेस के लिए, ड्यूटीज़ के लिए कलेक्ट करे, और जो पैसा आता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो अपने प्रॉपर डेवलपमेंट प्रोग्राम में यूज़ किया जाए, राइट। और गारंटी एड भी प्रोवाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे आपने देखा होगा विलेज पंचायत लोगों को भी गारंटी एड दिया जाता है।
तो इसी तरह ग्रांट इन एड प्रोवाइड किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट, और ये सब भी आपको म्यूनसिपालिटीज के द्वारा पास किए जाते हैं प्रॉपरली, राइट। ये कौन सा आर्टिकल आपको डिफाइन करता है फाइनेंशियल पावर्स के लिए? आर्टिकल 243 एक्स, अच्छे से याद कर लीजिए दोस्तों। आर्टिकल 243 एक्स के तहत इनको जो है पावर दिया जाता है, फाइनेंशियल और ग्रांट इन एड भी प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंस कमीशन भी प्रोवाइड की जाती है, सिमिलर जैसे हमने देखा 73rd अमेंडमेंट एक्ट को, वहाँ पे भी फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड की गई थी कि वो टाइम टू टाइम रिपोर्ट सबमिट करते थे गवर्नर को। तो यहाँ पे भी फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर पार्ट 9 ऑफ पंचायत, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये लोग क्या करते हैं बेसिकली, स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनसिपालिटीज के जो नेट प्रोसीड्स है, जो लोग टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, टोल्स के जरिए फीस जो कलेक्ट किया जाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है दोनों के बीच में, क्या प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या अनइक्वल हो रहा है, इसके ऊपर रिपोर्ट बनाया जाती है। और अलोकेशन ऑफ शेयर्स के बारे में भी ये लोग रिपोर्ट बनाते हैं, राइट। और कितना टैक्स कलेक्ट किया गया है और कौन से प्रोग्राम्स में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, ये सारा कुछ रिपोर्ट आपको फाइनेंस कमीशन के द्वारा दिया जाता है। और टाइम टू टाइम में रिपोर्ट यहाँ पे भी गवर्नर को सबमिट की जाती है, ताकि उनको पता चले कि किस तरह से फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे म्यूनसिपालिटीज़ की, और कि ये पैसा जो कलेक्ट कर रही है प्रॉपर यूटिलाइज हो रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट क्या प्रॉपर शेयर प्रोवाइड कर रही है विद द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज की वजह से, राइट। सो दिस आर द फ्यू बेसिक थिंग्स। तो वहाँ पे भी हमने देखा था 73rd में भी, वहाँ पे भी फाइनेंस कमीशन का एक ही रोल था कि वो लोग भी देखे कि किस तरह से प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है दोनों के बीच में, और टाइम टू टाइम वो भी रिपोर्ट सबमिट किया करते थे गवर्नर को। तो इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि एक सिमिलर एक्ट है, यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक एक्ट अच्छा पढ़ लिया तो ऑटोमेटिकली इट विल कवर द अदर एक्ट। इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड लेकर जा रहा हूँ लेक्चर को। तो चलिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन एज यूजुअल, वहाँ पे भी जो विलेज पंचायत के अगर आपने देखा होगा, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही वहाँ पे इलेक्शंस जो इंडिपेंडेंट और फ्री एंड फेयर मैनर में कैरी आउट किए जाते थे। तो यहाँ पे भी आर्टिकल 243Z ये प्रोवाइड करता है कि जो भी इलेक्शन प्रोसेस है, जब जैसे हमने देखा अभी कि जो वार्ड्स के हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है पीपल के द्वारा, तो उन लोगों के इलेक्शंस को सुपरिटेंडेंस करना, डायरेक्शन देना, उनको कंट्रोल करना और इलेक्टोरल रोल्स को प्रिपेयर करना, ये सारा कुछ आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंडर, राइट। और ये जो मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ म्यूनसिपालिटीज है, उनको ऑडिट करना भी इन्हीं के तहत आता है एज पर आर्टिकल 243Z। ये एक्चुअली ये पॉइंट आपको फाइनेंस कमीशन में डालना चाहिए था, सो इधर आ गया ये पॉइंट। सो दिस इज वेरी डिफरेंट। आर्टिकल 243Z डील्स विद द अकाउंट्स ऑफ म्यूनसिपालिटीज और उनके ऑडिट करने के लिए, सो इट विल कम अंडर फाइनेंस कमीशन, दैट इज स्टेट लॉ। बट आर्टिकल 243ZA की बात करें, इट डील्स विद द इलेक्शन प्रोसेस, राइट। सो similar point है, so we should not waste our so much time of here. So next, कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ये थोड़ा अलग है दोस्तों। यहाँ पे कई सारे कमिटीज बनाई जाती हैं और उनके फंक्शंस होते हैं। देखिए, एक तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, जिनका मेन मकसद ये है कि प्लान्स को प्रिपेयर करें, चाहे वो म्यूनसिपालिटीज़ के लिए हो या फिर पंचायत के लिए हो, फॉर द डेवलपमेंट प्लान होता है ये एज ए डिस्ट्रिक्ट एज होल। और अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखें तो वहाँ पे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की जाती है। तो आर्टिकल 243Z ये कहता है कि हर स्टेट में, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल आप तो सभी लोग जानते हैं, वहाँ पे एक प्लानिंग कमेटी हो, राइट, ताकि प्रॉपरली एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाए और प्रॉपरली उसको इम्प्लीमेंट किया जाए उस ड्राफ्ट को। वेर एज अगर मेट्रोपॉलिटन की बात करें तो आर्टिकल 243Z ये कहता है कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी को प्रिपेयर किया जाए। सिमिलरली जो भी प्लान से लोग प्रिपेयर करते हैं म्यूनसिपालिटीज़ के द्वारा, तो उसमें आपको मैटर ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए बिटवीन म्यूनसिपालिटीज एंड पंचायत, राइट। और शेयरिंग ऑफ वाटर एंड अदर नेचुरल फिजिकल रिसोर्सेस हो गया, उसके ऊपर आपको डिस्कशन चलेगा इसमें, राइट। और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी, और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लोग भी इस पर ही डिस्कस करते हैं। और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अगर बात करें तो इट हैज़ टू बी मेट बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी ऑब्जेक्टिव्स ये जो लिस्ट आउट करते हैं इस कमेटी में, दे हैव टू मीट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट, राइट। और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी इस पे इन लोगों ने डिस्कस किया है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जाए, ओके, मेट्रोपॉलिटन एरिया के द्वारा, और फाइनेंशियल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, ये सारा कुछ आपको इस कमेटी के द्वारा डिस्कस किया जाता है, राइट। सो दिस आर द फ्यू बेसिक्स जो नए ऐड हुए हैं इसमें। देख, तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हो गई जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाई जाती है, और इनका मकसद यही होता है कि डेवलपमेंट प्लान्स को ड्राफ्ट किया जाए। ये कौन से आर्टिकल के तहत बनाई जाती है? आर्टिकल 243ZD, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और मेट्रो प्लानिंग कमेटी, इट इज कम्स अंडर आर्टिकल 243ZE,
इनका भी मकसद यही है कि ड्राफ्ट को डेवलप करें फॉर डेवलपमेंट प्लान, बट एनी हाउ दे विल इंक्लूड सो मेनी जो है कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत को लेकर, वाटर रिसोर्स किस तरह से शेयर करें हम लोग, और फिजिकल नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कोल हो गया, कई सारे रिसोर्सेज हो गए, किस तरह से हम शेयर करेंगे वो भी मेंशन किया गया है। बट एनी हाउ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी अगर आप करें तो इट मस्ट बी इंटीग्रेट विद द विलेज पंचायत आल्सो। ऐसा नहीं कि आप इंडिपेंडेंटली कुछ डेवलप कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वी हैव टू इंटीग्रेट इट डेवलप, एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव दे हैव टू मीट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट। और ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस भी डिस्कस किया जाता है इस कमेटी के द्वारा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वी विल डिस्कस नाउ अबाउट हाउ दिस 73rd दैट इज विलेज पंचायत एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट विल हेल्प टू डेवल्यूट द कोविड-19, राइट। दिस डेवल्यूशन किस तरह से हमें मदद किया कोविड-19 को लड़ने से, बिकॉज अगर आपने देखा होगा एंट्री नंबर 23 ऑफ 11th शेड्यूल, अगर आप 11th शेड्यूल 12th शेड्यूल जो आपने देखा होगा तो उसमें एंट्री नंबर 23 ये कहता है कि हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स, राइट, दिस कम्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। और 29 सब्जेक्ट्स जो बताए गए हैं इस जो डेवल्यूशन किए गए हैं उसमें आपको ये सारा कुछ सब्जेक्ट्स इंक्लूड किया गया है। तो बेसिकली ये प्रोसेस जो है आपको पंचायत को एम्पावर करता है कि जो भी फंक्शंस ये लोग कैरी आउट करते हैं अंडर आर्टिकल 243G आपने देखा होगा, तो ये सारा कुछ अगर हम पंचायत को एम्पावर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस एंड फाइनेंसेस, दे विल हेल्प ए ह्यूज रोल इन फाइट अगेंस्ट द कोविड-19, राइट। क्योंकि अभी रिसेंट सर्वे में पढ़ रहा था कि 32 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स इन पंचायत, अबाउट 2 लाख, मोर देन 2 लाख आई थिंक म्यूनसिपालिटीज के लोग जो है इस कोविड-19 के अगेंस्ट जो लड़ाई थी हमारी वो लड़ने में सफलता रहे। कई सारे इनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी, अरे 10 से 12 लाख शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, वहाँ से भी कुछ लोग आए थे बढ़ चढ़ कर हर एक टाउन में, हर एक विलेजेस में। क्योंकि क्या हो गया था ड्यू टू दिस कोविड-19, माइग्रेंट वर्कर्स जो है अपने नेटिव विलेजेस को वापस आने लगे थे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर विलेज पंचायत और म्यूनसिपालिटीज को उनको प्रॉपर जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड करना इस हर म्यूनसिपालिटीज और हर विलेज पंचायत की जिम्मेदारी हो गई थी। बिकॉज सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में ही, 65% ऑफ द पॉपुलेशन जो है लिव इन ए रूरल एरियाज, राइट। एंड नाउ द इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल दोस्तों। ऐसे समय में क्या होता है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं आती है, कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं आती है, इस समय में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे केरला का एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, किस तरह से उन्हें कर्व को फ्लैटन किया विद द हेल्प ऑफ मेनी प्रोग्राम्स लाइक कुटुंबश्री प्रोग्राम हो गया, एक पंचायत, विलेज पंचायत के द्वारा ही इसको लाया गया था। तो ये लोग क्या करते थे, दे विल कुक द फूड एंड प्रोवाइड द फैसिलिटीज टू एवरीवन इन द विलेज। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इनिशिएटिव जो कुटुंबश्री प्रोग्राम के द्वारा किया गया था। तो इसी तरह कई सारे ऐसे विलेज पंचायत कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आए थे विद द हेल्प ऑफ 32 लाख पीपल, जैसे मैंने आपको अभी फिगर आउट किया था सम स्टैटिस्टिक्स, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक फ्लेक्सिबिलिटी बन गई, राइट। स्टेट गवर्नमेंट जो है दूसरे इश्यूज पे फोकस कर रही थी और यहाँ पे विलेज पंचायत वो दूसरे इश्यूज पे फोकस कर रहे थे, काइंड्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी वाज क्रिएटेड। सो दिस विल हेल्प, बिकॉज मोदी जी अगर आपने देखा होगा हर एक स्पीच में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बताते हैं। What is cooperative federalism? Cooperative federalism is nothing but we have to do the work with the combination of, with the cooperation of center and state. देखिए हर एक जना अगर काम करें तो it will very difficult for them. अगर आप उसको 2-3 लोग सपोर्ट दे देंगे then the work will carried out in more efficient manner. सेंटर को अगर आप जिम्मेदारी दे देंगे कि अब हर जगह आप ही करो then it will very difficult. उसमें कई सारे लोग मिस हो जाएंगे, right? Again it will create into a disaster. अगर आप इस वक्त जो प्रोग्राम है या कोई भी वर्क ले लीजिए आप उसको डिवाइड कर देते हैं और प्रॉपर कोऑपरेशन मेंटेन रहता है सेंटर एंड स्टेट्स के पर, देन इट विल क्रिएट मोर इम्पैक्ट ऑफ द वर्क, राइट। और विलेज पंचायत को जैसे इस एक्ट को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरा एक सजेशन है कि इस वक्त जो पैंडेमिक से हमें ये लेसन मिला है कि हम जो 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ज़्यादा से ज़्यादा पावर्स को डेवल्यूट करें। अभी इट्स टाइम फॉर स्टेट गवर्नमेंट कि फाइनेंशियल पावर्स भी इन लोगों के हैंड में दे दे। आगे चलकर अगर कोई भी ऐसा पैंडेमिक आ जाए, कोई भी ऐसा इशू आ जाए, तो दे कैन इजीली टैकल विद दैट, right? Even though they tackle very much effective due to this pandemic, but however due to the lack of financial services, financial activities के ना होने की वजह से they will still struggling, right?
सो जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट है उसको प्रॉपरली डेवलप किया जाए, राइट, और उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको प्रॉपरली फंक्शंस दिया जाए उसको, जैसे कि फाइनेंशियल पावर्स हो गया, वो पावर दीजिए आप उनको, राइट, और किस तरह से फंक्शंस, डिसाइडिंग मैटर है हो गया, डिसाइडिंग मैटर में कोई गवर्नमेंट इंटरफेयर होने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, लाइक दे विल डिसाइड व्हाट इज़ नेसेसरी व्हाट इज़ नॉट, बिकॉज दे विल नो द ग्राउंड रियलिटी, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज एंड ऑफ द लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, जिसे हमने डिस्कस किया 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में और क्या क्या इश्यूज़ है, और इस पे कुछ फीचर्स जो सिमिलर हैं 73rd से कंपेयर करें, बट हाउएवर वी हैव डिस्कस अबाउट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, और किस तरह ये एक्ट आपको कोविड-19 अगेंस्ट लड़ने के लिए मदद किए थे, वो भी मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको बताया था। सो यू कैन ऐड सम मोर पॉइंट्स इफ इट इज आस्क्ड इन एग्जाम। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।